हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है अगेन वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 46 है, वहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और द टॉपिक इज फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फ्लॉज फ्लॉज का मतलब क्या है? कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो अवॉइड हो सकती थी। तो फ्लॉ मीन्स एन एरर, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जो लैंग्वेज है मैं उसके साथ ही चल रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हम इस चैप्टर के एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करें। देर मे बी सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर दीज रूल्स मे स्टिल बी बैड बिकॉज देर इज अ फ्लॉ, वॉइस और एरर समवेयर। तो वॉइस बोल सकते हैं, फ्लॉ बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं, ये सारे सिनोनिम टर्म्स हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सच अ फ्लॉ द अपेरेंट अग्रीमेंट इज नॉट द रियल अग्रीमेंट। मतलब अग्रीमेंट में ऐसी कुछ मिस्टेक है कि ये अग्रीमेंट दिख तो रहा है लेकिन टेक्निकली या लीगली ये एक अग्रीमेंट है नहीं। ठीक है, वेयर देर इज नो लीगल और रियल अग्रीमेंट द लॉ हैज थ्री रेमेडीज। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्लॉ है तो उसका सॉल्यूशन क्या, उसकी रेमेडी क्या? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री रेमेडीज विच आर पॉसिबल हियर। द फर्स्ट रेमेडी इज द अग्रीमेंट मे बी ट्रीटेड एज ऑफ नो इफेक्ट। ऐसा माना जाएगा जैसे कि उस अग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट ही ना हो। ठीक है, एंड इट विल देन बी नोन एज अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, तो फिर उसको क्या मान लिया जाएगा? इट विल बी ट्रीटेड एज अ वॉइड। वॉइड का मतलब कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर? सेकेंडली, द लॉ में गिव द पार्टी अग्रीव्ड। अग्रीव्ड मतलब जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट से नुकसान हो रहा है। ठीक है, अग्रीव्ड मतलब जिसको हार्म हुआ है, जो नुकसान में है, हु इज फेसिंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको हम बोल रहे हैं अग्रीव पार्टी। एट द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हिज बार्गेन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज देन वॉइडेबल। ठीक है, बार्गेन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बार्गेनिंग है ना। मैं सामान खरीद रहा हूँ, आप बेच रहे हैं, बार्गेनिंग नहीं हो रहा क्या? ऑब्वियसली हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ तो एक दाम देने के लिए मैं तैयार हूँ, आप सामान बेच रहे हैं तो आप एक मिनिमम रेट चार्ज करना चाहते हैं। तो जब एक रेट पे दोनों पार्टीज अग्री हो जाती है तो वो बार्गेन ही होता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक तो ये ऑप्शन था कि सीधा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर दो, वॉइड मान लो, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। दूसरा, उसको ऐसे ट्रीट कर लो कि इट शुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी। मतलब दो पार्टीज हैं, आप और मैं, कॉन्ट्रैक्ट में, हम दोनों में से जिसका नुकसान हुआ है ना उसको मौका मिले ये तय करने का कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ के उसको सुधारने की तरफ जाना है या इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाना है और कोई परफॉर्मेंस नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन उसको मिलना चाहिए जो बेचारा नुकसान में है। तो दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल। वॉइड एबल, वॉइड किया जा सकता है, दो वर्ड्स है, वॉइड एंड एबल। ठीक है, थर्ड पार्ट इज द पार्टी एट फॉल्ट मे बी कंपेल्ड टू पे डैमेजेस टू दी अदर पार्टी। तीसरा ऑप्शन तो यही है कि जिसकी गलती है वो दूसरी पार्टी को नुकसान पे करे, कॉम्पनसेशन भरे, डैमेजेस का पेमेंट करे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेशन आ गई, सेक्शन 2 क्लॉज जे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जब अब कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं रहा वो वॉइड हो चुका है, ये सीधी बात है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनता ही एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी से है। अगर आपको याद हो, वॉइड मीन्स लैक ऑफ एग्जिस्टेंस, वॉइड मीन्स नलिटी। एकदम क्लियर करके उन्होंने बोल दिया। इसके बाद एक सेंटेंस दिया है, उसको आई गेस ये आधा अधूरा है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एट कॉमा, बट आगे कुछ बोला नहीं है, तो मैं उस सेंटेंस को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वो चीज कहीं से लिखने करने में इन्होंने बीच में कोई सेंटेंस आधा स्किप कर दिया है। आई सर्च फॉर दैट दूसरे मटेरियल में, अगर कहीं पे वो सेंटेंस मुझे पूरा मिल जाए ना मैं आपको उसको एड ऑन करा दूंगा। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच अ पार्टी कैन पुट टू एन एंड। वही कंटिन्यू हो रही है स्टोरी। ही कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन इफ हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री। आपको बिना पूछे या आपसे पूछ के बट एक फोर्स करके, जबरदस्ती, जैसे ना वो कोवर्जन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, डरा धमका के, इन्फ्लुएंस करके, अपने पावर पोजीशन का यूज करके आपसे कंसेंट लिया गया, वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा मौका मिल सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट विल हाउएवर बी बाइंडिंग इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू अवॉइड विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको मौका मिला था, कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल, तो आप अपना राइट एक्सरसाइज करके उसको वॉइड बना सकते थे। रीजनेबल टाइम में अगर आपने अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी आती है तो चली भी जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी हो रहा है। द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री एंड सो ही इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज गिवन हिज कंसेंट ड्यू टू द मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट पार्ट, इलीगल अग्रीमेंट। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। अच्छा, ये जो टर्म्स थे ना, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये आगे हमारे चैप्टर में बहुत ही मेजर पार्ट है, डिटेल में आने वाला है, तो अभी मैं उस पर डिटेल में इंटेंशनली नहीं जा रहा हूँ, बाद में कवर होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड का बेसिक मीनिंग आप समझते हैं, उतना ही है।
कोवर्जन का मतलब डरा धमका के, मार पीट के, किसी से जबरदस्ती कंसेंट लेना। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपने पावर का यूज करके उसको ब्लैकमेल करके एक तरीके से हाँ बुलवा लेना जबकि उसका मन नहीं था। इलीगल अग्रीमेंट, अब देखो इलीगल अग्रीमेंट नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा अग्रीमेंट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो इलीगल है। सपोज अपने एक एग्जाम्पल ऐसा फ्रेम करते हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल सच में नहीं हूँ, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ जो लोगों से पैसे लेके किसी का मर्डर करता है या किसी के हाथ पैर तोड़ के आता है या उसको डरा धमका के आता है। अब ऐसा पता है वो बोलते हैं ना सुपारी लेना, तो ऐसा एक जो उनकी लैंग्वेज में जो एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे सपोज किसी के मर्डर करने की सुपारी ले ली और मैंने बोला 5 लाख रुपए भिजवा देना, आपको इसका मर्डर करवाना है ना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद मैंने वो मर्डर करने से मना कर दिया, मैं बोला जो करना है करो, नहीं करूंगा। आपने बोला कोर्ट में केस करूंगा, मैं बोला अभी जाके करो, जाओ, मैं भी साथ में चलता हूँ बस, ठीक है। तो आपने जाके कोर्ट में केस फाइल करने का मुझे ऐसे धमकी दे दी। अगर आप जाओगे कोर्ट में केस फाइल करने, सोचो आपका क्या होगा। मेरा तो जो होना है बाद में होगा, लेकिन आपका क्या होगा वो आपने सोचा। पॉसिबल है कि आप कोर्ट में केस फाइल करो। अच्छा, आप पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस को जाके कंप्लेंट कर दी कि बोले इसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए, क्यों? तो बोले मैंने बोला था उस पर्सन का मर्डर करना, अब इसको बोलो मर्डर करे, कर नहीं रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ और वो पूरा नहीं कर रहा है, चलेगा क्या? ऐसा नहीं, बिकॉज जो अग्रीमेंट हुआ है ना उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बेसिक इंटेंशन है, वही इलीगल है, वही अगेंस्ट द लॉ है। तो उसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल हम कैसे करवा सकते हैं? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? इट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखें, लैंग्वेज में भी उन्होंने वही चीज लिखी है, काफी अलग अलग तरीके से बात वही निकल रही है। मैं वर्ड टू वर्ड इस चीज पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम जा सकते हैं, फ्लॉ इन द कैपेसिटी, दैट मीन्स कैपेसिटी एंड द पर्सन। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, बेसिक चीजें बोली है। पर्सन जो है, पर्सन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, कैपेसिटी एंड पर्सन। तो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी भी लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके बाद नेचुरल पर्सन आर ह्यूमन बींग्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन आर कॉर्पोरेशन, वो मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी और इनकैपेसिटी इज एन इंसिडेंट ऑफ पर्सनैलिटी। General rule is that all natural person have full capacity to make binding contracts, but Indian Contract Act admits an exception in the case of, कुछ पर्टिकुलर केसेस में कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं होगा, मतलब कैपेसिटी और पर्सन के बेसिस पे। जैसे माइनर, सबसे पहली कैटेगरी। अब माइनर को उतना मैच्योर इनफ नहीं माना जा सकता कि उसके वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। दूसरा पार्ट है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मतलब जो अनसाउंड माइंड का है, जिसका माइंड बैलेंस नहीं है, उसकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला है पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसा पर्सन जिसको किसी कानून में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बैन किया जा रहा है, आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि आपने हो सकता है कोई एक्ट में कोई रूल्स तोड़े होंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको रोका जा सकता है। दीज पर्सन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सही है। अब देखिए सेक्शन 11 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसकी लैंग्वेज के साथ चलते हैं और वही चीजें मैं आपको लीगल लैंग्वेज के टर्म्स में फिर से समझा देता हूँ। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब 18 एंड अबव, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। तो कोई भी कानून में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सिक्योरिटीज को लेके आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं कर सकते, दैट इज अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। फेमा के रूल्स हैं, आरबीआई के रूल्स हैं, ये सब चीजें बीच में आ सकती हैं। कंपनी लॉ में किसी कंपनी पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन लग गया। अ वैलिड एग्रीमेंट रिक्वायर्स दैट बोथ द पार्टी शुड अंडरस्टैंड द लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर कंडक्ट, दे दस बोथ मस्ट हैव अ मैच्योर माइंड। दोनों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहे हैं, ठीक है। द लीगल यार्डस्टिक, मतलब मेजर करने के लिए, मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ इज दे शुड बी मेजर, दे शुड बी अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड, एंड इफ नॉट द लॉ वुड प्रिज्यूम दैट द मेच्योरिटी ऑफ देयर माइंड हैज नॉट रीच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ विजुअलाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ देयर एक्ट्स। मतलब अगर कोई माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड का है, तो कोर्ट ये मानता है कि उसने अभी तक वो मेंटल लेवल अचीव नहीं किया है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, तो फिर ऐसे पर्सन को हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद आगे ल्यूनेटिक्स अग्रीमेंट। ल्यूनेटिक मतलब अगेन अनसाउंड माइंड का पर्सन, वही चीज यहाँ पे समझाई है।
That is to say, for the purpose of making a contract, a person is of unsound mind if at the time when he makes the contract, he is incapable of understanding it and forming rational judgment as to its effect upon his interest. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है ना, उस मोमेंट पे, एट दैट वेरी मोमेंट, ही इज नॉट श्योर कि वो क्या कर रहा है, वो इनकेपेबल है कि उस सिचुएशन में नहीं है कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है. तो ऐसी सिचुएशन को हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज रिगार्डिंग द ल्यूनेटिक्स अग्रीमेंट. अब यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन को भी कवर किया गया है. एक टॉपिक आएगा आगे जब आप पढ़ेंगे, मैं चैप्टर नंबर 5 के रिगार्डिंग लेक्चर दे रहा था, तो उसमें मैंने वो पॉइंट पढ़ा, तो वहाँ पे कुछ केसेस थे और उन केसेस में भी इस बारे में बात हुई है. तो कोई अगर इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में है और ड्रंक है और आउट ऑफ हिज सेंसेस है और उस सिचुएशन में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो वो भी ल्यूनेटिक माना जा सकता है. उस सिचुएशन में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अनसाउंड माइंड वाली कंडीशन में था, ऐसा उसको ट्रीट किया जा सकता है. ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. A person of unsound mind cannot enter into a contract. Obviously, a lunatic's agreement is therefore void. But if he makes a contract when he is of sound mind, during the lucid intervals, he will be bound by it. Okay? मतलब ऐसा है कि बीच बीच में वो ठीक हो जाता है. मतलब अनसाउंड माइंड होना ल्यूनेटिक सिचुएशन परमानेंट नहीं है. जैसे कभी दौरे पड़ते हैं ना किसी को, कि कुछ समय के लिए उसका दिमाग खराब हो गया है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, मेंटली कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, फिर वो ठीक हो गया. कभी डिप्रेशन का इशू होता है, तो ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट 24/7 365 डेज वो डिप्रेशन में रहता है. लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो साउंड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेडिकली फिट था और तब उसको पता था कि वो क्या कर रहा है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाएंगे. ठीक है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ ल्यूनेटिक और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज फॉर हिज बेनिफिट, इट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द अदर पार्टी बट नॉट वाइस वर्सा. ऑब्वियस है ना, किसी ल्यूनेटिक की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसके फेवर में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो एनफोर्सेबल होगा, भले वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता. मतलब आप उसका फायदा उठा नहीं सकते, लेकिन उसको फायदा दे सकते, क्योंकि उसकी हेल्थ ऐसी है तो उतना तो फेवर उसको मिलना चाहिए. फ्लॉज इन कंसेंट, फ्लॉ मतलब एरर, कंसेंट मतलब आपकी मर्जी से हाँ बोला गया हो. द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट. इन अदर वर्ड्स, द पार्टी शुड मीन द समथिंग इन द सेम सेंस एंड अग्री वॉल्यूंटरीली. मतलब म्यूचुअल कंसेंट तब माना जाता है, आप और मैं जब एक अग्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो आप जो चीज़ें समझ रहे हैं मैं भी उन चीज़ों को वैसे ही समझ रहा हूँ, आप जो चीज़ों पे जिस सेंस में अग्री कर रहे हैं मैं भी उसी सेंस में अग्री कर रहा हूँ, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट. इसके बाद इट इज़ व्हेन देयर इज कंसेंट दैट द पार्टीज आर सेड टू बी कंसेंसस एज एड आइटम. ये टर्म हमने पहले भी डिस्कस किया है. कंसेंसस मतलब कंसेंट होना और दोनों पार्टीज का दोनों तरफ से कंसेंट होना, उसके लिए लैटिन टर्म है कंसेंसस एड आइडम. ठीक है, दैट इज देयर माइंड्स हैव मेट, मतलब उनके मन मिल चुके हैं, दिमाग एक हो चुके हैं, उन दोनों को एक चीज मतलब एक ही बात सेम तरीके से समझ में आ चुकी है. ठीक है, दैट इज द बेस्ट पार्ट. नॉट ओनली द कंसेंट इज रिक्वायर्ड बट इट मस्ट बी फ्री. मतलब सिर्फ कंसेंट जरूरी नहीं है, फ्री कंसेंट जरूरी है. तो मैं बोलूँ ना कंसेंट इज इनफ, इट इज रॉन्ग. फ्री कंसेंट इज नेसेसरी. मतलब जबरदस्ती डरा धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, अदरवाइज ब्लैकमेल करके, मारपीट करके किसी से कंसेंट ले लिया तो वो कंसेंट थोड़ी ना हुआ. अब गन पॉइंट पे किसी को बोलोगे कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचेगा या नहीं, तो वो तो हाँ ही बोलने वाला है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, उसको ना बोलने का मौका मिलना चाहिए. इसके बाद कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट हैज बीन कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस. वही 4 पॉइंट्स आ गए. दीज एलिमेंट्स इफ प्रेजेंट मे विटिएट द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल, इनइफेक्टिव, वॉइड बना सकते हैं. ठीक है, व्हेन दिस कंसेंट इज वांटिंग, मतलब जब ये कंसेंट रिक्वायर्ड है बट ये नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड या वॉइडेबल, जैसा भी उसका नेचर है वो हमने बात की. वेयर देर इज नो कंसेंट देर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल. वेयर देर इज कंसेंट बट इट इज नॉट फ्री, अ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी. अगेन, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कंसेंट आपसे जबरदस्ती लिया गया तो आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकें अपने एंड से, मतलब वॉइडेबल एट योर ऑप्शन. ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है. इन द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, वापस वही लाइन. ठीक है, वो चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं बट आगे आने वाली तो मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ. विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, अब ये उस टर्म पे आ रहे हैं. पहला टर्म आया है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड. सेक्शन 7 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें अच्छे से समझाया कि फ्रॉड क्या है. It means and includes any of the following act committed by a party to the contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent
और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो कुछ भी आपने किया सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, और ये जानते हुए कि जो आप कर रहे हो उससे सामने वाले का नुकसान होने वाला है। ठीक है, द सजेशन एज अ फैक्ट, किसी को आपने सजेशन दिया और आपको पता था कि ये सही नहीं है और आप खुद बिलीव करते थे कि ये गलत है, फिर भी आपने सामने वाले को ऐसी सलाह दी, तो ये तो फ्रॉड है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, कोई बात आपको पता थी जिससे सामने वाले के डिसीजन पे असर हो सकता था, वो मना कर देता, लेकिन ये बात आपने जानबूझ के छुपाई। ठीक है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में अपना पार्ट परफॉर्म करूंगा, बट आपका कभी ऐसा करने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, तो भी ये नहीं चलेगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, डिसीव करने का मतलब ही है छल कपट, फ्रॉड, ठीक है, गलत इंटेंशन, धोखाधड़ी करना, ऐसे सब वर्ड्स यूज हो सकते हैं। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, फ्रॉड इज एन अनट्रू स्टेटमेंट, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, मैं बार बार पूरा रिपीट कर रहा हूं ताकि एक तरीके से नहीं तो दूसरे या तीसरे तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप अभी मेरे सामने हैं नहीं है, एक ही बात है, तो कभी भी आप पढ़ें इसको तो आपको क्लियर होना चाहिए, तो मैं मेरी तरफ से उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस सी लैंग्वेज में क्या है। फ्रॉड इज एन अनट्रू स्टेटमेंट मेड नोइंगली विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रूथ और रेकलेसली, केयरलेसली, वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स विद द इंटेंट टू डिसीव, वही चीज बोली। द चीफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रॉड, अब इंग्रेडिएंट वर्ड तो ऐसे यूज करते हैं, सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या पड़ रहा है वो बता रहे हैं, तो फ्रॉड बनाना हो ना आपको, तो फ्रॉड की रेसिपी क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो इन्होंने बोले हुए हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत प्रेजेंटेशन देना, गलत बात किसी को बोलना, गलत बात मतलब उसका इंसल्ट नहीं करना, गलत मतलब जो सच नहीं है वो बोलना। ऑफ अ फैक्ट, आप उसको एक फैक्ट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं और सिर्फ ओपिनियन नहीं है आपका, बता रहे हैं कि नहीं ये ऐसा ही है। ठीक है, मेड विद द इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड अपॉन, और आप चाहते हैं कि आपके कहने पे सामने वाला एक्ट करे। ठीक है, तो वो एक फ्रॉड वाली बात होगी। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली इंड्यूस्ड द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सो डिसीव्ड हिम। द पार्टी डिसीव्ड मस्ट देयरबाय बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड का मतलब कि उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, उसको अश्योर किया जाना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। फॉर देर इज नो फ्रॉड विदाउट डैमेजेस एंड द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड ईदर विद द नॉलेज दैट इट वॉज फॉल्स और विदाउट बिलीफ और केयरलेसली। ठीक है, वो सारी इंटेंशन होने चाहिए। और सपोज इसका कोई फ्रॉड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं अपना और आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, एज यूजुअल कॉमन एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी। अब इसमें ये हुआ कि जब मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अप्रोच किया या आपने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने आपको बोला कि हाँ ऐसे ऐसे मैं पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपके पर्सनल टच में भी रहूंगा, आपको डाउट सॉल्व करवा दूंगा, एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, सब कुछ बोला मैंने आपको। वीडियो लेक्चर्स भी पूरे पूरे होंगे, पूरे चैप्टर समझाए जाएंगे, सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, सब कुछ मैंने आपको कमिट किया। आपसे फीस जो है पूरी एडवांस चार्ज कर ली क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, और फिर मैंने आपको वो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड ही नहीं किए। सपोज ऐसा है नहीं, आप देख सकते हैं सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो कोई फ्रॉड यहाँ पे हो नहीं रहा है। दिस इज जस्ट प्योर एग्जाम्पल, आप इसको रियलिटी मान के मुझे फ्रॉडुलेंट पर्सन की तरह ट्रीट मत कर लेना प्लीज। ठीक है, हाँ तो चलिए, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने आपके साथ सपोज ऐसे चीटिंग किया, हो सकता है मेरा कभी इंटेंशन ही नहीं था कि कोई वीडियो लेक्चर्स बना बना के मैं आपको प्रोवाइड करूं, मैंने 2-2 3-3 लेक्चर बना के रख दिए और आपसे पैसे ले लिए और फिर गायब, तो ये फ्रॉडुलेंट सिचुएशन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एक तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बोला कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और मैं चाहता था कि आप इस बात को सुन के इससे कन्विंस होकर मुझे पे करें, और वैसे ही आपने एक्ट किया, और आपके एक्ट करने के बाद मैंने आपको डिसीव कर दिया। जो मैंने बोला था, मैंने कमिट किया था, वो मैंने फुलफिल नहीं किया, और इसका मेरे पास कोई जेन्युइन रीजन, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस जो मैंने किया ना मेरा इंटेंशन ही वही था। तो ये फ्रॉडुलेंट सिचुएशन मानी जाएगी जहां पे मेरा इंटेंशन फेक था, और ऑब्वियसली आप इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्लियर, तो ये आपके पास लाइव एग्जाम्पल हो गया, जो सिर्फ एग्जाम्पल के लेवल तक ही आप रखना, सच मत मान लेना। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो आपको समझ आया होगा। आगे भी उसकी लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं जो उस पॉइंट में बोल रहे हैं। इट इज इमटेरियल वेदर द रिप्रेजेंटेशन टेक्स इफेक्ट बाय फॉल्स स्टेटमेंट और विद कंसीलमेंट, द पार्टी डिफ्रॉडेड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो क्लेम डैमेजेस, मतलब कॉम्पनसेशन। डैमेजेस मतलब जो नुकसान हुआ है ना उसके बदले उसकी भरपाई, कॉम्पनसेशन। mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the silence is in itself equivalent to speech, or where it is the duty of a person keeping silent to speak, as in the case of the
कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग द अटमोस्ट गुड फेथ, वो नेक्स्ट टर्म में भी वो वर्ड यूज किया उन्होंने, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, उसका वो लैटिन टर्म लिखा हुआ है, ऊबर रिमाए फिदाए, ठीक है, तो वैसे करके लिखा है, दैट इज द अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे कुछ पूछा या ऐसी सिचुएशन है जब आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका बोलना ज़रूरी था और आपके बोलने से ही कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली थी, बट आपने क्या सिलेक्ट किया, टू रिमेन साइलेंट, तो आपकी साइलेंस से अगर मेरे डिसीजंस पे इफेक्ट हुआ है और मेरा नुकसान हुआ है, वो आपकी साइलेंस भी तो कुछ बोल गई ना। अगर आप बोलते तो शायद मैं अपना डिसीजन सोच समझ के लेता, आपकी बात को ध्यान में रख के लेता, लेकिन क्योंकि आपने क्लैरिटी नहीं दी मुझे, आपने मेरा नुकसान इंटेंशनली किया। तो इंटेंशनल साइलेंस मे ऑल्सो लीड टू अ फ्रॉड, ठीक है, ये क्लियर किया उन्होंने यहाँ पे। नीचे वाले पॉइंट में जो उसके बाद बात कर रहे हैं तो उसको भी हम एक बार खत्म ही कर लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। There are contracts in which the law imposes a special duty to act with utmost good faith, ऐसा भी होता है, to disclose all material information. Failure to disclose such information will render the contract voidable at the option of other party. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स, हाँ होना चाहिए ना, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल आप ले लो, मैं आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा हूँ, तो मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा ना आपको। अब इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत डिटेल्स होती है, बहुत बार ना इंश्योरेंस एजेंट्स इसमें चीटिंग करते हैं, वो लोग ना आपसे साइन करवाते टाइम आपको सारी डिटेल नहीं बताते, या ऐसा करते हैं आपको ज़्यादा डिटेल बता देते कि हाँ सब कुछ अवेलेबल है, सब कवर हो जाएगा, आप प्रीमियम भर दो, टेंशन मत लो, फटाफट चेक बनाओ, फॉर्म पे साइन करो, मेरा इंसेंटिव आ जाए, बस मैं भी खुश आप भी खुश, ठीक है। अब आपको भी पता है, मुझे पता है कि अगर मैंने आपको पॉलिसी बेची भी है तो रातों रात आपको कुछ होने नहीं वाला। ये बम कब फूटता है, जब एक्चुअली मैं उस इंश्योरेंस लेने वाले पर्सन को कुछ हो जाए और हॉस्पिटल के चक्कर लग जाए, और जब वहाँ पे इंश्योरेंस की बात बाहर आए तब पता चले कि जो प्रॉमिस मैंने आपको वर्बली किया था वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। और आप तो पॉलिसी पढ़ते नहीं क्योंकि फॉन्ट इतने छोटे होते हैं और फॉर्म इतना बड़ा, तो आपको ही पता है कि कोई पूरा पढ़ के समझने वाला नहीं है, प्लस उसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो लीगली कुछ ज़्यादा टेक्निकल होती है, तो अपने भी थोड़ा आलस करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप किसी बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन से पॉलिसी लें, उसके बाद भी एक बार उसको अच्छे से पढ़ें। अगर आप उसको पढ़े बिना उसका प्रीमियम भरे जा रहे हैं तो हो सकता है कि बाद में आपको नुकसान हो जाए, ठीक है। इंश्योरेंस वाला केस हो गया। कंपनी का प्रोस्पेक्टस, कंपनी के प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि उसका जो ब्रोशर है वो एक उसका एक प्राइमरी या गोल्डन रूल होता है, जिसमें ऐसा बोलते हैं कि जो कुछ भी उसमें लिखा है ना वो सच होना चाहिए। वो एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं है कि आप बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर लें कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको आप सच बताओ, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग कंपनी लॉ में और क्रिमिनल प्रोसीजर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कोई फ्रॉड का अगर कुछ भी चांस निकला तो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, दे आर हेल्ड पर्सनली लायबल, ये आप ध्यान रखना। तो वो प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, तो यहाँ अटमोस्ट गुड फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है सच बताएं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, ज़मीन बेचते टाइम भी टाइटल क्लियर होना चाहिए, आपका मालिक होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर लैंड है और आप बंजर ज़मीन आप एग्रीकल्चर लैंड बोल के बेच देंगे तो फ्रॉड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फैमिली अरेंजमेंट्स, ठीक है, फैमिली प्रॉपर्टी होती है, उसका सेटलमेंट होता है, किसी को प्रॉपर्टी मिली, कोई उसका मेंटेनेंस और केयर टेकिंग के लिए सामने वाले को अमाउंट पे करेगा, ऐसे सब चीज़ें होती हैं। तो ये भले फैमिली के बीच में, लेकिन ये एक प्योर लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके अंदर आपको गुड फेथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रॉड्स करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज़ कोवर्जन, आई गेस हम इसको 2 मिनट और ले लें तो कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करें, बेटर है ख़त्म कर लेते हैं। कोवर्जन की बात हो रही है, सेक्शन 15 है इसके लिए जो इसको डिफाइन कर रहा है, द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। देखिए, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, या तो आपने कोई ऐसा एक्ट कमिट कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में ना बोला गया, जैसे किसी को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, ठीक है, मेंटल शॉक, नर्वस शॉक, वो सारी चीज़ें अनलॉफुल, या फिर आपने उसको डराया कि आप उसके साथ ऐसा करेंगे, तो आपने किसी की पिटाई कर दी या उसको डराया कि आप उसका मर्डर कर देंगे, उस पर अटैक कर देंगे, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब किसी को अनलॉफुली किडनैप करके अपनी कस्टडी में रख लेना, डिटेन कर लेना, या फिर उसको डराना कि आप ऐसा कर लोगे। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट, ठीक है। तो उसको आपने ऐसा क्यों डराया धमकाया, क्यों आपने उसको किडनैप कर लिया,
ताकि वो आपकी बातें मान ले और जो अग्रीमेंट आपने उसके सामने रखा है ना वो उसके ऊपर साइन कर दे। तो ऐसा इंटेंशन होगा तो ऑब्वियसली वो सही नहीं माना जाएगा। सिंपली स्टेटेड, द डूइंग ऑफ एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code is a coercion even though such act is done in place where the Indian Penal Code is not in force। मतलब अगर आपने ऐसी कोई सिचुएशन में किसी को परेशान किया तो जिस टेरिटरी में इंडियन पेनल कोड नहीं भी लगता है ना वहाँ पे भी जाके आपने उसको परेशान किया ना तो भी ये चीज़ जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। आपने उसको इंडियन कस्टम वाटर्स या इंडियन वाटर्स जो है टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके बाहर जाके किडनैप कर लिया और दूसरे कंट्री ले जाके किडनैप कर लिया, लेकिन हो आप इंडिया के सिटीजन, सामने वाले के ऊपर इंडियन लॉज एप्लीकेबल है तो भी आप यहाँ पे जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में कवर हो जाओगे। ठीक है, ये बताया उन्होंने। इवन अ थ्रेट टू द थर्ड पार्टी वेयर ए कंपेल्स बी टू साइन अ डॉक्यूमेंट थ्रेटनिंग टू हार्म सी। वो नहीं होता है भाई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया तो आपकी फैमिली पे अटैक कर देंगे, किडनैप करवा लेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी कोवर्जन में कवर होती है। इट हैज़ बीन हेल्ड दैट मियर थ्रेट बाई वन पर्सन टू अनदर टू प्रोसिक्यूट हिम डज नॉट अमाउंट टू कोवर्जन। मतलब आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, मैंने बोला कि अगर आपने काम ठीक से नहीं किया ना, आपने मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश की ना, मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा, ये धमकी है और ये धमकी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कोवर्जन है। भाई सीधी बात है ना, मैं कानून का एक रास्ता यूज कर रहा हूँ कि अगर आप गलत ट्रैक पे जाएंगे, आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो मैं भी सामने वैसा डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, सेक्शन नंबर 16 है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। मतलब आपके और मेरे बीच में कुछ कॉन्टैक्ट है, रिलेशन है, और उस रिलेशन का यूज करके मैं आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, डोमिनेट कर रहा हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करो। फैमिली रिलेशंस में हो सकता है ना, जैसे फादर इन लॉ सन इन लॉ है, या फिर फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ है, या ऐसे कोई रिलेशंस हैं जिसमें डोमिनियंस यूज किया जा रहा है, कोई अग्रीमेंट किया जा रहा है, और बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट पर्सन एंड हिज पोजीशन आपको हाँ बोलना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात है। एलिमेंट्स में वही बोला है कि एक पर्सन की डोमिनेंट पोजीशन है और वो उसका गलत फायदा, अनड्यू एडवांटेज उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अनफेयर एडवांटेज की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, ऐसा बोला है, और जैसा ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से अनफेयर एडवांटेज वर्ड को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमने वो 4 टर्म्स के मीनिंग के बारे में बात कर ली है। अब आगे का जो पूरा पार्ट है, लीगैलिटी है, वॉइड, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वो एक फ्लो में चलेगा और फिर हम उसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। एक पॉइंट है जो पहले वाले ऊपर वाले टॉपिक में था और जो बाकी था, पेज नंबर 44 पे है, प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हमने डिस्कस किया नहीं था तो उसको यहाँ कवर कर लेते हैं ताकि वो टॉपिक फिर एंड में बाकी ना रह जाए। प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं आपस में डायरेक्टली, वो एक दूसरे पे केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं। जैसे 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बोला हुआ है कि मैं टायर का मैन्युफैक्चरर हूँ और आप होलसेलर हैं, मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये टायर दे रहा हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ध्यान रखना कि अगर रिटेलर टायर को एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे बेचेगा, जो प्राइस मैं बता रहा हूँ, तो नहीं चलेगा। उसको बोलना कि भाई सपोज ये टायर 5,000 रुपये से नीचे मत बेचना। बट जब आपने उसके साथ आगे वो टायर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने भी उसको बात बोली, बट उसने क्या किया, टायर 5,000 रुपये से नीचे बेच दिया। अब मैं डायरेक्टली जाके उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होलसेलर एंड द रिटेलर। तो डायरेक्टली मेरा रिटेलर के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, वो तो थर्ड पार्टी है। उस सिचुएशन में मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उसमें ये हो रहा है कि मिस्टर ए है जो इंडेप्टेड है टू मिस्टर बी और वो पैसे नहीं चुका पा रहा है, तो उसने क्या किया, मिस्टर सी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और मिस्टर सी को बोला कि भाई ये पैसे जो आएंगे वो मिस्टर बी को दे देना, मेरा उधार खत्म हो जाएगा। अब मिस्टर बी को पैसे मिले ही नहीं। ठीक है, जिसको आपने प्रॉपर्टी बेची ना, वो पैसे भी लेके बैठ गया, प्रॉपर्टी भी लेके बैठ गया। अब मिस्टर बी क्या मिस्टर सी के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि भाई पैसे रिकवर करने हैं मुझे, ए ने बोला था कि आप दोगे, आप नहीं दे रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में कौन है, ए है और सी है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, आप ए पे केस फाइल कर सकते हो और ए सी पे केस फाइल कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये है प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बस तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक काफी सारी चीजें थी वो समझ आ गई होंगी।
कोई क्वेरीज है आपकी तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और इसी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट के बाकी के लेक्चर्स भी थोड़ा ध्यान से देखते जाना, ताकि चीज़ें रिलेट होती जाए और वर्ड टू वर्ड इसकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना। एक एक लाइन जो भी डाउट निकले पर्सनली आप पूछना जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।